नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। और दोस्तों कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में पहले ही पूछे जा चुके हैं, यानी इस वर्ष का ही पेपर है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, और बीएड सेकेंड सेमेस्टर का पेपर है। साथ ही साथ ये प्रश्न आपके, अगर आप सुहेल देव यूनिवर्सिटी यानी कि सुहेल देव स्टेट यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो कृपया करके इन क्वेश्चंस को ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। ये क्वेश्चंस जो हैं आपके अभी इंग्लिश और हिंदी दोनों में हैं, तो आप इनको प्लीज़ यहाँ पे देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन है आपका कि डिफाइंड सॉफ्टवेयर अप्रोच। जी हाँ दोस्तों, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि डिफाइंड सॉफ्टवेयर अप्रोच यानी सॉफ्टवेयर अप्रोच क्या है। तो इसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मैं हिंदी में जो इसका एक्सप्लेनेशन वो लेकर चल रहा हूँ, इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन प्लीज़ आप यहाँ पे देख लीजिएगा। मैं इसको धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें आराम से दिख भी जाए। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही चीज़ें हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इनको ज़रूर हमको रिपीट कर भी लेना चाहिए क्योंकि यही क्वेश्चन आ रहे हो। जैसा कि मैंने पहला पेपर देखा भी है तो काफ़ी क्वेश्चन जो हैं बिल्कुल हूबहू वैसे ही आ रहे हैं। सिलेबस और फॉर्मेट में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। तो आप जिस तरह से अपनी तैयारी पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के हिसाब से कर रहे थे बिल्कुल वैसा ही करें। तो प्रश्न यहाँ पर है कि मृदा उपागम क्या है, यानी कि मृदा उपागम, मृदु उपागम को परिभाषित करें। मृदा नहीं, माफ़ करिएगा, मृदु उपागम को परिभाषित किए। एक मृदु उपागम विज्ञान व तकनीकी पर आधारित न होकर सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान और विशेषकर अगर बात करते हैं तो अधिगम के मनोविज्ञान की आधारशिला पर खड़ा है। अर्थात दोस्तों कि ये जो आपकी टीचिंग का टेक्निक है, जो जिसे हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर अप्रोच, मृदु उपागम, यहाँ पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को यानी वैज्ञानिक तकनीक का ज़्यादा हवाला ना देते हुए, ज़्यादा उसके ऊपर जोर ना देते हुए, मानसिक प्रक्रिया क्या है सीखने की, किस तरह से बच्चे सीखते हैं, वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरह से आपका रीइंफोर्समेंट पुनर्बलन का प्रभाव पड़ता है, एक टीचर का क्या योगदान होता है, इस तरह के जो व्यक्तिगत और मानसिक सामाजिक कौशल हैं इनका प्रयोग करके सीखने और सिखाने का प्रयास किया जाता है। मृत्यु उपागम में शिक्षण तथा अधिगम के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है जिससे कि व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन किया जा सके। तो आप यहाँ पे जैसा कि समझ पा रहे हैं कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जा सकता है और इससे जो अलग अलग तकनीक हैं, जो सिद्धांत इस्तेमाल किए जाते हैं, उनका एक उद्देश्य होता है कि व्यवहार में परिवर्तन हो, आप कुछ नया सीखें। आज आप जो जानते हैं उससे कुछ बेहतर सीखें जब भी आप मृदुपागम शिक्षण माध्यम के से आप कुछ नई चीज़ें सीख रहे हैं। मृदुपागम व्यवहार के प्रत्यक्ष और अपेक्षित विकास के लिए शिक्षण अधिगम सिद्धांतों का अनुप्रयोग को संदर्भित करता है। यानी कि व्यवहार में जो सीखने वाला है उसके व्यवहार में जो अपेक्षित व्यवहार आप चाहते हैं उसमें अपेक्षित व्यवहार लाने के लिए हम जो है शिक्षण अधिगम के जो साधारण और बेसिक से मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं उनका ही प्रयोग यहाँ पर करते हैं। आइए कुछ विशेषताएं देखेंगे हम लोग मृदुपागम और इससे जुड़े हुए दृष्टिकोण की, जो कि आपको इस प्रश्न में लिखने भी चाहिए। देखिए दोस्तों, एक मृदु उपागम दृष्टिकोण में निम्नलिखित विशेषताएं आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहला है, यह व्यवहार संशोधन के लिए मनोविज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है। यह B.F. स्किनर और उन्हीं के जैसे समान दृष्टिकोण वाले व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों के कार्य पर आधारित है। तीसरी प्रमुख बात यह है कि इस तकनीक में उपयोग किए जाने वाले कार्यक्रम को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, यानी कि इसी सॉफ्टवेयर के कारण इसे हम लोग सॉफ्टवेयर अप्रोच भी कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण आप देख सकते हैं कि जैसे कि समाचार पत्र, किताबें, पत्रिकाएं, प्रोग्राम्ड लर्निंग जिसमें कि हम लोग देखा था ब्रांच्ड लर्निंग, और लीनियर लर्निंग जिसे कि रैखीय और हम इस तरह से बोल सकते हैं शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन, माइक्रो टीचिंग, टीम टीचिंग और अन्य तरह के जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के माध्यम से सिखाने का प्रयास किया जाता है, वो सारी चीज़ें आती है। और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ देखें, यह कार्य विश्लेषण, सटीक उद्देश्यों का लिखना, उपयुक्त सीखने की रणनीतियों का चयन के माध्यम से प्रतिक्रियाओं के तत्काल सूत्रीकरण और निरंतर मूल्यांकन की विशेषता वाला एक उपागम है। मतलब कि यहाँ पर आप देखेंगे कि चीज़ों को जो आप सीख रहे हैं उसका समय समय पर विश्लेषण होता है। आप क्या करना चाहते हैं, बच्चों में किस प्रकार के अपेक्षित व्यवहार आप चाहते हैं, उसका एक आपको खाका तैयार होता है। आपको पता होता है कि अपेक्षाएं क्या हैं, किस तरह का व्यवहार आप परिवर्तित होता देखना चाहते हैं। उसके अलावा आपके पास में पूर्व निर्धारित रणनीतियाँ होती हैं और जो भी आवश्यकता पड़े तो उसके हिसाब से फीडबैक के माध्यम से, सुदृढ़ीकरण के माध्यम से आप जो है बदलाव लाते हैं। और सतत विकास यानी कि निरंतर मूल्यांकन इसकी एक प्रमुख विशेषता है।
अगला प्रश्न जो हमारे पास में है, राइट द कंपोनेंट्स ऑफ टीचिंग मॉडल्स। देखिए यहाँ पे अगर मैं कुछ चीज़ों को डिटेल में कर रहा हूँ तो आपको इतना डिटेल्स में नहीं जाना, क्योंकि ये वेरी वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन हैं, 2 नंबर वाले। आपको यहाँ पे मेन पॉइंट्स ही लिखने हैं, तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पे जस्ट देखिए, यहाँ मैंने इनको एक्सप्लेन किया, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है मात्र यहाँ से यहाँ तक ही लिखना। अगर ये क्वेश्चन हो गया हमारा और इसका आंसर हमको यहाँ तक लिखना है। इसको मैंने आपके समझने के लिए एक्सप्लेन भी किया है, ताकि अगर ये 8 नंबर में आ जाए तो आप इसको वहाँ पर आराम से लिख सकते हैं। आइए इसकी हिंदी वर्जन को देखते हैं। यहाँ पर शिक्षा प्रतिमानों के घटक देखिए, तो शिक्षण प्रतिमान के 5 प्रमुख घटक होते हैं। पहला होता है फोकस। यहाँ दोस्तों इंग्लिश में भी आराम से समझ सकते हैं, कोई कठिन बात नहीं है। उद्देश्य या फोकस, प्रत्येक प्रतिमान का अपना एक उद्देश्य होता है, और जिसे हम लक्ष्य बिंदु भी कह सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हर एक प्रकार के प्रतिमान को विकसित किया जाता है। आप कुछ भी काम कर रहे हैं उसका एक लक्ष्य होता है। उसी तरह से शिक्षण के जो भी अलग अलग प्रतिमान होते हैं, अलग अलग विधियां होती हैं, उनका भी अपना एक लक्ष्य होता है कि इसकी प्रतिमान के माध्यम से, इस जो शिक्षण उपागम है, इसके माध्यम से हम किस प्रकार के लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। संरचना, जिसे कि इंग्लिश में हम लोग सिंटैक्स बोलते हैं। हर एक शिक्षण प्रतिमान की अपनी एक संरचना होती है, और उस रचना को समझना आवश्यक है, तभी जाकर हम उसको संपूर्ण तरीके से, सही तरीके से लागू कर सकते हैं, और जिसका कि हमको पूरा पूरा लाभ मिल सकता है, और बच्चों में जो अपेक्षित परिवर्तन, जो अपेक्षित बदलाव देखना चाहते हैं, वो भी हम उनमें ला सकते हैं। तीसरा है सामाजिक व्यवस्था, सोशल सिस्टम। शिक्षा क्या है? एक सामाजिक कार्य, अतः सामाजिक प्रणाली ही प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान का आधार होता है। जबकि प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान का उद्देश्य अलग अलग हो सकता है, इसी के अनुसार हम इसे सामाजिक प्रणाली भी अलग अलग कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हर एक शिक्षा का आधार तो समाज ही होगा, लेकिन समाज के उद्देश्य, अब जैसे अलग अलग समाज के अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं, तो उसके आधार पर जो भी उपागम बनते हैं उनके भी उद्देश्य उसी तरह से हो सकते हैं। तो समाज के अनुसार, समाज से समाज में आप देखेंगे शिक्षा के उद्देश्य बदलते हैं, तो उसी तरह शिक्षण प्रतिमानों का प्रकार भी आपको बदलता हुआ दिखेगा। जैसे प्रत्येक कक्षा का एक वास्तविक रूप में प्रणाली या व्यवस्था होती है, तथा जिसके सामाजिक प्रणाली का निर्माण शिक्षक, छात्र तथा पाठ्यक्रम करते हैं। तो कोई भी एक सामाजिक प्रणाली, यानी कि हम बात कर रहे हैं कोई भी उपागम, और किसी भी क्लासरूम, किसी विद्यालय का अपना एक वातावरण होता है, एक समाज होता है, और इस समाज का निर्माण शिक्षक, छात्र और वहाँ का वातावरण करता है। यह चीज़ें अपनी अंतःक्रिया के द्वारा शिक्षण में कार्य को सक्रिय बनाती हैं, जिससे कि छात्रों में व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन आता है। और यहाँ पर एक बात और देखना कि अतः सामाजिक प्रणाली द्वारा शिक्षण प्रतिमान को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। तो हम किस समाज के लिए शिक्षा देने वाले हैं, समाज की जो जिस जगह हम हैं और जिस जगह का स्कूल है, जिस जगह की शिक्षण दी जा रही है, उस समाज की क्या आवश्यकता है, उसको ध्यान में रखते हुए जो है आप देखेंगे कि शिक्षा प्रणाली का निर्माण किया जाता है, उसकी संरचना की जाती है। तो जरूर जो है आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि सोशल सिस्टम क्या है। तो एक प्रमुख घटक है मूल्यांकन प्रणाली। देखिए दोस्तों, आप कोई भी उपागम इस्तेमाल करें, कोई भी तरीका इस्तेमाल करते हैं, मूल्यांकन प्रणाली में हम आम रूप से मौखिक अथवा लिखित परीक्षाओं द्वारा यह जानने का प्रयास करते हैं कि शिक्षण प्रतिमानों के द्वारा जो कुछ भी सिखाया जा रहा है, वह अपने लक्ष्यों को किस हद तक प्राप्त कर पाया है, अर्थात उद्देश्य प्राप्त हुए हैं अथवा नहीं। दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि इस प्रणाली में शिक्षण प्रतिमान के उद्देश्य की सफलता अथवा असफलता का पता लगाया जाता है। अतः इसके अंतर्गत शिक्षण प्रतिमान के कार्य का मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें भिन्न भिन्न उद्देश्यों के अनुरूप अलग अलग मूल्यांकन विधियों का प्रयोग किया जाए। जी हाँ दोस्तों, मूल्यांकन के भी अपने अलग अलग उद्देश्य होते हैं। कुछ तत्कालिक उद्देश्य होते हैं, कुछ दीर्घकालिक उद्देश्य होते हैं। तो उद्देश्य के अनुसार आपके मूल्यांकन की प्रक्रिया और प्रणाली भी अलग अलग होती है। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटक। उसके अलावा जब सारी चीज़ें हम कर लेते हैं, इसके बाद प्रयोग यानी कि एप्लीकेशन, यह अंतिम और प्रमुख तत्व होता है। इसके द्वारा शिक्षण प्रतिमान के प्रयोग तथा उपयोगिता के संबंध में हम समझने का प्रयास करते हैं कि प्रत्येक प्रतिमान किस परिस्थिति में प्रयोग किया जा सकता है, तथा यह कब सबसे ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो ये 5 प्रमुख तत्व हैं किसी भी शिक्षण प्रतिमान के, और इसी के आधार पर जो है हर एक प्रकार का शिक्षण प्रतिमान विकसित किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, और इसको जरूर अटेम्प्ट करिएगा दोस्तों। अगर ये क्वेश्चन जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ अगर आपको अच्छे लगते हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ आगे आने वाले सेमेस्टर्स में और आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए भी अगर आप और इसी तरह की यूजफुल कंटेंट चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।
तीसरा है डिफाइन फेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग। बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके 15 नंबर में भी पूछा जाएगा, तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। आइए देखते हैं कि फेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग क्या है। इनको हम यहाँ पर इस तरह से नोट कर सकते हैं। पहले मैं आपको इंग्लिश वाला सेक्शन दिखा देता हूँ। इसमें नॉलेज एक्विजिशन, स्किल एक्विजिशन और ट्रांसफ़र, तीन इंपॉर्टेंट स्टेजेस होती हैं। आइए इसको हिंदी में देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण की अवस्थाएं लिखिए। तो आप जब भी लिखें थोड़ी भूमिका जरूर लिखें कि सूक्ष्म शिक्षण शिक्षक द्वारा छात्रों के एक छोटे से समूह के साथ शिक्षण के लिए खुद को तैयार करने की एक कक्षा आयोजित करने की एक नई तकनीक है। अर्थात कि यहाँ पे जो लोग आगामी शिक्षक हैं यानी कि भविष्य में शिक्षक बनने वाले हैं, वो एक तरह से प्रयास करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं, अपने आप को एक कृत्रिम कक्षा के माहौल में, क्लासरूम के वातावरण में अपने आप को टीचर्स की ट्रेनिंग के अंतर्गत गुजारते हैं, जिससे कि उनको जो बेहतर शिक्षण कौशल है उसका ज्ञान होता है। सूक्ष्म शिक्षण एक व्यक्ति को शिक्षक बनाने के लिए आवश्यक शिक्षण कौशल और कुछ व्यवहार प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। यह शिक्षकों को उनकी शिक्षण तकनीकी में महारत हासिल करने के साथ साथ जो आवश्यक कुशलताएं हैं, जो आवश्यक गुण उनको सीखने चाहिए, वो सीखने में मदद करता है। और साथ ही साथ जब बार बार माइक्रो टीचिंग यानी कि सूक्ष्म शिक्षण की मदद से बार बार जो वास्तविक क्लास की तरह ही क्लास लेने का प्रयास किया जाता है, सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से जब प्रशिक्षण होता है, तो कहीं ना कहीं एक शिक्षक के रूप में भी आत्मविश्वास हासिल होता है, जो कि वास्तविक रूप में जब हम कक्षा शिक्षण करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं मदद करता है। इन्हें इस बात की समझ होने में भी मदद मिलती है कि शिक्षण विधियों में क्या काम करता है और क्या काम नहीं करता है। यह शिक्षक को अपनी गलतियों में सुधारने और छात्रों को एक प्रभावी ढंग से सिखाने का या सीखने का अनुभव प्रदान करने की योग्यता देने में भी एक शिक्षक को मदद करता है। तो अपनी शिक्षण तकनीकी में हम सुधार कर सकते हैं और साथ ही साथ एक प्रभावी और एक कुशल शिक्षक के रूप में अपने आप को विकसित कर सकते हैं। सूक्ष्म शिक्षण के कुछ 3 प्रमुख चरण हैं और वही यहाँ पे इस प्रश्न में पूछा गया है, तो आइए उनको जरूर यहाँ पर देखते हैं। पहला चरण जो बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर, वो है हमारा ज्ञान अर्जन का। जी हाँ दोस्तों, यह प्रारंभिक चरण है जिसके दौरान शिक्षक जो है विभिन्न शिक्षण कौशलों का, कि ब्लैक बोर्ड कैसे यूज करना है, व्याख्या कैसे करनी है, किसी टॉपिक को स्टार्ट कैसे करना है, प्रश्न कौशल कैसे है, पुनर्बलन कौशल क्या है, ये जो विभिन्न प्रकार के कौशल होते हैं ना शिक्षण के, टीचिंग एड यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री का चयन कैसे करें, लेसन कैसे बनाए, लेसन प्लान कैसे बनाए, यूनिट प्लान कैसे बनाए, किस प्रकार से जो है क्लास के हर एक छात्र को हम एक साथ लेकर हर एक छात्र की समस्याओं को समझते हुए, हर एक छात्र की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को समझते हुए कक्षा शिक्षण कर सकते हैं। इस तरह के अन्य बहुत सारे ज्ञान का अर्जन करता है। कौशल ग्रहण करना, जैसा मैंने ऊपर बताया, यह संवादात्मक चरण है जिसके दौरान शिक्षक अपने द्वारा अर्जित कौशल का अभ्यास करता है। सहकर्मी यानी उसके खुद के ही दोस्त हो सकते हैं, क्लासमेट, बैचमेट्स हो सकते हैं, उसके टीचरों का एक छोटा सा समूह हो सकता है जो एक निश्चित मात्रा में तो रचनात्मक मूल्यांकनकर्ता के रूप में वो काम करते हैं। वो उनके शिक्षण कौशल के बारे में सीखते हैं, सुनते हैं, और जब टीचर शिक्षण कर रहा होता है तो वो उसमें एक छात्र के रूप में बैठकर उसके शिक्षण की जो भी गतिविधियां होती है उसको देखते हैं। और शिक्षण की प्रक्रिया के दौरान जब उनका अवसर आता है उनको फीडबैक देने का, तो वो सकारात्मक नकारात्मक हर एक प्रकार की फीडबैक देकर उनके शिक्षण को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। आखिरी स्टेज होता है स्थानांतरण करना, यानी जो सीखा है उसका प्रयोग करना। इस अंतिम चरण में शिक्षक नकली शिक्षण वातावरण में सीखे गए कौशलों को वास्तविक कक्षा की स्थिति में स्थानांतरित करने का प्रयास करता है। ये भी इम्पोर्टेंट। चौथा प्रश्न है डिफाइन पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शन, तो इसको भी यहाँ पे देख लेते हैं। व्यक्तिगत अनुदेशन को परिभाषित कीजिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे तो यह एक ऐसी प्रणाली है, व्यक्तिगत अनुदेशन एक ऐसी प्रणाली है जिसमें अनुदेशन के व्यक्तिकरण पर अत्यधिक बल दिया जाता है और अनुदेशन को छात्रों की योग्यता, रुचि और आवश्यकता के अनुसार बनाने का या ढालने का प्रयास किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार की अनुदेशन प्रणाली में इस बात का ख्याल रखा जाता है कि हर एक सीखने वाला, हर एक छात्र, हर एक अधिगमकर्ता अपने आप में विशिष्ट होता, अपने आप में अलग होता। हर एक व्यक्ति की सीखने की अपनी अपनी गति और अपने अपना कौशल होता है। तो इस बात का ध्यान में रखते हुए कि हर एक बच्चा एक जैसे नहीं सीखता है, हर एक बच्चे की सीखने के, समझने का और बातों को जानने का तरीका अलग होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए इस प्रकार से शिक्षण दी जाती है कि व्यक्तिगत रूप से हर एक बच्चा जो है लाभान्वित हो, और इसी तरह से इसे अनुदेशन दिया जाता है, जिसे हम व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली कहते हैं। व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली एक ऐसी अनुदेशन प्रणाली है जो कि स्क्वीनर द्वारा परिवर्तित अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली से ज़्यादा व्यापक और आधार वाली है,
तथा ज़्यादा लचीलापन भी आपको देखने को मिलता है। इसमें मानव शिक्षा की भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अतः कहा जा सकता है कि व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें सामूहिक शिक्षण के सभी गुण तथा विशेषताएं समाहित करके व्यक्तिगत अनुदेशन प्रदान किया जाता है। अर्थात कि व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली के अंतर्गत जो नॉर्मल क्लासरूम में जो गतिविधियां की जाती हैं वो तो किया ही जाता है। एक शिक्षक को जो करना होता है, जो क्रियाएं करनी होती, जो अंतः क्रिया छात्रों के साथ करनी होती, जो बातचीत करनी होती, जो प्रश्न पूछना होता है, वो आम का जो क्लासरूम का वातावरण होता है, आम क्लासरूम की गतिविधियों के अनुरूप ही होता है, लेकिन हर एक बच्चे को ध्यान में रखते हुए इसमें मास्टरी लर्निंग तथा अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषताओं को भी समाहित किया जाता है। ग्रीन के अनुसार व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें शिक्षक प्रत्येक छात्र को एक व्यक्ति के रूप में अपनाता है। इसमें एक छात्र एक शिक्षक एक दूसरे के सामने बैठकर अधिगम अनुदेशन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, चाहे कक्षा छात्रों में संख्या क्यों नहीं 100 की, यानी क्लास में भले ही 100 बच्चे हो, लेकिन टीचर पूरा प्रयास करता है कि एक एक बच्चे को वो जो है व्यक्तिगत रूप से सिखा पाए। तो आम तौर पे ये जो है इतना आसान नहीं है, काफ़ी समय लेने वाली प्रक्रिया है और काफ़ी समय के साथ साथ इसमें जो है कठिनाइयाँ भी आती हैं, लेकिन ये बहुत ही प्रभावशाली तरीका है आपका। अगला प्रश्न देखते हैं लैंग्वेज लैबोरेटरी का। माफ़ करिएगा दोस्तों। सो लैंग्वेज लैबोरेटरी इज़ अ वेरी हेल्पफुल टूल फॉर, यहाँ पे देखेंगे, लैंग्वेज लैबोरेटरी इज वेरी हेल्पफुल टूल फॉर प्रैक्टिसिंग एंड असेसिंग वंस स्पीच इन एनी वन लैंग्वेज. इट प्रोवाइड्स अ फैसिलिटी विच अलाउज द स्टूडेंट टू लिसन टू model communication, repeat and record the same, listen to their performances and compare with the model and to do सेल्फ असेसमेंट. तो इसका हिंदी भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं. भाषा प्रयोगशाला. यहाँ दोस्तों भाषा प्रयोगशाला एक नेटवर्क अनुप्रयोग है, यानी कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो कि आधुनिक भाषा शिक्षण में काफ़ी मदद करती थी. यहाँ प्रयोग किया जाता है. यह शिक्षण के पारंपरिक तरीके से और पूरी तरह से अलग भाषा कौशल प्रदान करने का एक नया तकनीक है. भाषा प्रयोगशाला मूल भाषा कौशल की पद्धति को विकसित करने में काफ़ी सहायक होता है. भाषा प्रयोगशाला में उपकरण तथा प्रक्रिया जो इस्तेमाल होती हैं उसमें हम देख लेते हैं. इसमें सबसे प्रमुख है श्रवण, सुनने का, और हियरिंग बूथ, यानी कि जो चीज़ें हम बोल रहे हैं उनको सुनने का और समझने के लिए एक हियरिंग बूथ होता है. परामर्शदाता सलाहकार, एडवाइज़र और कंसोल बूथ, और नियंत्रण कक्ष. तो यहाँ पे ये 3 अलग अलग कक्ष बने होते हैं जहाँ से कि ये पूरी प्रयोगशाला जो है संचालित की जा सकती है. एक भाषा प्रयोगशाला जो कि आधुनिक भाषा शिक्षण में मदद करती है, यह व्यक्तिगत जो सीखने की प्रक्रिया होती है उस पर ध्यान रखते हुए व्यक्ति शब्दों के उच्चारण को किस तरह से कर रहा है, किस तरह से बोल रहा है, उसके ऊपर ध्यान देखते हुए सही उच्चारण और सही प्रकार से जो है सुनने और बोलने की महारत को हमें हासिल करने में मदद करता है. यह हर व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से ध्यान को लाभ उठाने और सुनने की विधि को ओएस के माध्यम से सीखने और पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत आवरण में सीखने की पद्धति के माध्यम से सभी को इस बात के लिए सक्षम बनाता है कि आप अपनी गति से, आप जिस तरह से सीख सकते हैं उस तरह से सीख पाएँ. भाषा प्रयोगशाला के माध्यम से यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं होता कि क्लास का हर एक बच्चा जो है एक दिन में सीख जाए. हर एक व्यक्ति अपनी अपनी गति से जो है भाषा के कौशलों को, भाषा की जो बारीकियां हैं, भाषा किस तरह से प्रयोग करना है, भाषा को किस तरह से उपयोग करना है, इन सारी चीज़ों को भाषा प्रयोगशाला के माध्यम से सीख पाता है. तो सबसे अच्छी बात यह है कि यह एक तरह से व्यक्तिगत अनुदेशन है. यहाँ पे आप इसको एज ए SLM भी यूज़ कर सकते हैं, सेल्फ लर्निंग मटेरियल के माध्यम से यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पर आपको अपनी गति के अनुसार चीज़ों को सीखने का, समझने का अवसर मिलता है. तो पूर्ण स्वतंत्रता होती है एक छात्र को अपनी गति के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार और अपनी समझ के अनुसार चीज़ों को सीखते हुए आगे बढ़ने का. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ ICT इन टीचिंग. देखिए टीचिंग में किस प्रकार से हमको मदद करता है, तो वो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए टीचिंग को जो है, आप यहाँ पर मैंने लिख दिया, यहाँ पे आप देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. सूचना व संचार तकनीकी का महत्व लिखेंगे. ये तो क्वेश्चन का रिपीटेड ही है, मैं बता देता हूँ. देखिए टीचिंग में कैसे मदद कर रहा है यहाँ पे आपको बताता हूँ. इट इनेबल्स द यूज़ ऑफ इनोवेटिव एजुकेशनल रिसोर्सेज एंड रिन्यूअल ऑफ लर्निंग मेथड. एक टीचर को क्या होता है, ICT की मदद से आप नई नई चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं. जो विषय टफ लग रहा है, जो उस विषय को आप ठीक से नहीं समझा पा रहे हैं, उसके प्रयोग के लिए, उसको बेहतर तरीके से समझाने के लिए आप नए नए शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं. आप ग्राफिक्स,
एनिमेशन, इनका प्रयोग करते हैं। एक शिक्षक को फीडबैक लेने में भी मदद मिलता है। आप अपनी बात को किस तरह से कह रहे हैं, उस बात से बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसको अगर आपको समझना है तो आप क्लास के रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग के बाद उसका एक बोल सकते हैं ना, विश्लेषण कर सकते हो, उसका एनालिसिस कर सकते हैं। साथ ही साथ में क्लासरूम को काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव बना देता है। अब एक साथ आप जो है, अगर एक साथ बच्चे आपकी क्लास में नहीं भी उपलब्ध हैं तो एक साथ हम हज़ारों बच्चों को एक साथ पढ़ा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं टीचिंग प्रक्रिया को काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव बना देता है। ऑटोमेशन लाया है। अब आप देखिए, सारे बच्चे जो हैं ऑटोमेटिक तरीके से जो है, फिजिकल आपको होने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक मोबाइल और कंप्यूटर के माध्यम से एक जगह एक दूसरे के साथ जुड़कर शिक्षा की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। ब्रिजिंग द कल्चरल डिवाइड। अब पहले जो होता था कि स्कूल जाने के लिए आपको स्कूल पहुंचना ज़रूरी है, स्कूल जाने के लिए आपको फ़ीस देनी पड़ती है, इस तरह की बहुत सारी जो समस्याएं होती हैं, सामाजिक प्रतिबंध का, आपको मनोवैज्ञानिक प्रतिबंध, आर्थिक प्रतिबंध, या बोल सकते हैं जो समस्याएं होती हैं, इस तरह की बहुत सारी जो समस्याएं होती हैं, चाहे वो आर्थिक हो, कल्चरल हो, ये अब शिक्षा प्राप्त करने के रास्ते में नहीं आती हैं। क्रिएशन ऑफ न्यू जॉब्स। अब देखिए, टीचर्स के लिए भी काफ़ी अच्छा है। आईसीटी की मदद से वो अपने भी स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, नया रिसर्च में भाग ले सकते हैं, नई नई चीज़ें सीख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं टीचर को भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है, और टीचर भी जो है अब अपने लिए नए नए प्रोफेशनल ऑप्शंस देख सकता है, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ इसको मिल सकती है। बहुत सारे एजुकेशनल रिसोर्सेस अब टीचर के पास में अवेलेबल हैं। टीचर अब चाहे तो अपने टीचिंग को बेहतर बनाने के लिए अलग अलग जगह से कांटेक्ट कर सकता है, अलग अलग एक्सपर्ट से सलाह ले सकता है, और नई नई चीज़ों को सीखते हुए अपने आप को भी प्रोफेशनली एक व्यक्तिगत रूप, एक शिक्षक के रूप में और बेहतर बना सकता है। अपने क्लासेस को समय समय पर अपग्रेड कर सकता है, नई नई चीज़ों का समावेश करके अपने क्लास को बेहतर बना सकता है। आईसीटी इन एजुकेशन प्रमोट स्टूडेंट इंगेजमेंट एंड नॉलेज रिटेंशन। अब क्योंकि आईसीटी की मदद से जो है हम अलग अलग तरीके से क्लासरूम को संचालित करते हैं, क्लासरूम में अलग अलग तरीके के शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं क्लासरूम का जो वातावरण होता है ज़्यादा सक्रिय हो जाता है, और बच्चे जो है ज़्यादा उत्साह के साथ जो है क्लासरूम की गतिविधियों में भाग लेते हैं। आईसीटी प्रमोट्स ई लर्निंग एंड ऑनलाइन लर्निंग। आईसीटी की मदद से देखिए, जो शिक्षा पहले सिर्फ क्लासरूम तक सीमित थी, अभी वो ऑनलाइन अवेलेबल है, और इसकी मदद से आप जब एक समय में हजारों हजार बच्चों को एक साथ शिक्षा दे सकते हैं। बच्चे बिना किसी खर्च के, बिना किसी समय के बाधा के जो है एक साथ जो है शिक्षक के साथ जुड़कर अपनी शिक्षा पूरी कर सकते हैं। तो इससे पैसे की भी बचत होती है, समय की भी बचत होती है, और ढेर सारे जो छात्र होते हैं वो अपनी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसमें ज़रूर लिखेंगे हम लोग। ये कुछ रिपीटेड क्वेश्चन है तो मैंने इनको छोड़ दिया है, क्योंकि हमने इसको दूसरे पेपर में यानी पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उसको यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे डिफाइन कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन को परिभाषित कीजिए, और दूसरा है व्हाट इज़ वर्चुअल क्लासरूम। ये दोनों ही क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीटेड हैं, पहले भी डिस्कस किया है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, ये आप तैयार करिए। और जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने जरूर यहाँ लिख दिया। तो आइए वर्चुअल क्लासरूम को देख लेते हैं कि आखिर वर्चुअल क्लासरूम यानी कि आभासी कक्ष क्या है, इसको समझ लेते हैं। हिंदी का पोर्शन मैं डिवाइड कर देता हूँ, आप लोगों के साथ में रिवीजन कर देता हूँ, और इंग्लिश वाला पोर्शन आप प्लीज़ यहाँ पर देख लीजिए। एक आभासी कक्ष यानी कि एक ऑनलाइन क्लास जो है सीखने का ऐसा वातावरण होता है जो शिक्षकों और छात्रों को संवाद, बातचीत और सहयोग और विचारों के आदान प्रदान में मदद करता है। एक वर्चुअल क्लासरूम छात्रों को ग्रह पर भी कहीं भी गुणवत्ता वाले शिक्षक तक पहुंचने में मदद करता है। मतलब आप दुनिया में कहीं पर भी हैं, धरती पर किसी भी कोने पर हैं, देश के किसी भी कोने, किसी राज्य, किसी ज़िले में आप रहते हैं, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, एक स्मार्टफोन या लैपटॉप या पीसी है, तो आप अपने शिक्षक के साथ में जुड़ सकते हैं। बस एक प्रमुख आवश्यकता है कि हर एक छात्र और हर एक टीचर के पास में जो है इंटरनेट कनेक्शन और आपस में जुड़ने के लिए इंटरनेट या स्मार्टफोन होना चाहिए। यह पारंपरिक कक्षाओं के विपरीत, जहां शिक्षक शारीरिक रूप से यानी कि फिजिकली रूप से मौजूद होता है और छात्रों के कार्य पर उसका नियंत्रण अधिक होता है, आभासी कक्ष में वह छात्र जो कि पढ़ना चाहते हैं वह स्वयं यह तय करते हैं कि उन्हें क्या सीखना है, कैसे सीखना और कैसे अध्ययन करना। तो वर्चुअल क्लासरूम की यही एक खास बात है कि यहाँ पर काफ़ी लचीलापन देखने को मिलता है, साथ ही साथ में छात्र और शिक्षक आपस में ज़्यादा सक्रिय रूप से, ज़्यादा सकारात्मक रूप से आपस में अंतःकरण करते हैं। वर्चुअल क्लासरूम में आमतौर पर अलग अलग उपकरण होते हैं जिनके माध्यम से छात्र और शिक्षक एक दूसरे से संवाद करते हैं।
तो वर्चुअल क्लासरूम कहीं ना कहीं काफ़ी सस्ता हो जाता है, यानी कि शिक्षण की प्रक्रिया काफ़ी सस्ती हो जाती है, कहीं ना कहीं काफ़ी सरल हो जाती है। और सबसे अच्छी बात है कि जो शिक्षा की जो पहुंच है वो दूर दराज के क्षेत्रों तक, ऐसे क्षेत्रों तक जहां पहले शिक्षा की पहुंच होना संभव नहीं था, जहां शिक्षा पहुंचनी शायद मुश्किल थी, वहां तक भी आज शिक्षा की पहुंच हो पाई है। तो वर्चुअल क्लासेस जो है काफ़ी सहायक है और काफ़ी प्रभावशाली हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड इंट्रानेट। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और ये रिपीट भी होने वाला है, तो मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में कर दिया है, आप प्लीज़ इसको यहाँ पर देख लीजिए। चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ, इंग्लिश वाला हिंदी वाला में शायद मैं नहीं कर पाया हूँ, तो मैं आपको बता ही देता हूँ। यहाँ पे देखिए, इंटरनेट आप सबको पता है, इंटरनेट इज़ ग्लोबली कनेक्टेड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर दैट इनेबल्स पीपल टू शेयर इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट विथ ईच अदर। इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट का मतलब होता है विश्व भर में जितने भी कंप्यूटर हैं, यानी कि आपस में जब वो जोड़ दिए जाते हैं तो इन्हें हम लोग इंटरनेट बोलते हैं। इंटरनेट का मतलब होता है इंटर कनेक्टेड नेटवर्क। और अब बात करते हैं इंटरनेट। ऑन द अदर हैंड, इंटरनेट इज ए लोकल और रेस्ट्रिक्टेड नेटवर्क दैट इनेबल पीपल टू शेयर, ऑर्गेनाइज एंड शेयर इंफॉर्मेशन विद इन एन ऑर्गेनाइज। तो इंटरनेट जहाँ की विश्व स्तर पर आपस में कंप्यूटरों को जोड़कर आपस में सूचना और जो डेटा वगैरह के शेयरिंग को प्रमोट करता है, इंट्रानेट किसी एक संस्था समूह के लिए बना होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं किसी जगह काम करता हूँ या मैं किसी स्कूल में काम करता हूँ, तो मेरे स्कूल का जो आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर का नेटवर्क होगा उसे हम इंट्रानेट कहते हैं। अगर आप किसी बिल्डिंग में रहते हैं और आपकी बिल्डिंग में 4-5 कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये जो कंप्यूटरों का समूह या कंप्यूटर का जो जाल होगा इसे इंट्रानेट कहेंगे। तो इंट्रानेट का मतलब होता है जब एक लोकल स्तर पर, छोटे स्तर पर आपस में कंप्यूटर जुड़े हुए हों। खासतौर पर इंटरनेट को आपको देखने को मिलेगा ये ऑर्गेनाइजेशंस में, कंपनीज में, फैक्ट्रीज में, स्कूल्स में, कॉलेज, यानी कि छोटी छोटी संस्थाओं में आपको देखने को मिलेगा इंटरनेट के उपयोग। ये भी इंटरनेट का ही हिस्सा है। तो इस इंटरनेट के जो छोटे से हिस्से को हम बात कर रहे हैं, जब ये छोटे स्तर पर आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं, इन्हें इंटरनेट बोलते हैं। लेकिन इसी का स्तर जब वैश्विक स्तर पर पहुंच जाता है, यानी कि लेवल बड़ा हो जाता है विश्व स्तर पर, यानी कि देश विश्व के हर एक कंप्यूटर के साथ जब आपस में हम जुड़ जाते हैं और आपस में डेटा का शेयरिंग करते हैं, तो इसे हम इंटरनेट कहते हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट डिफरेंस में यही है, हिंदी में भी आराम से समझ सकते हैं कि साइमल्टेनियसली लिंक कंप्यूटर ऑन डिफरेंट नेटवर्क ग्लोबली। यहाँ पर अलग अलग नेटवर्क पर होने के बावजूद भी जो है हम आपस में एक साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन जो इंट्रानेट होता ओन्ड बाय लोकल और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनी, तो मान के चलिए, मान लीजिए मैं कोई एबीसी कंपनी में काम करता हूं, तो मेरे एबीसी कंपनी में जितने भी मेरे साथी होंगे, अगर इंटरनेट का इस्तेमाल करना है तो उनके पास में उस इंटरनेट की आईडी और पासवर्ड होनी चाहिए, और सिर्फ एबीसी कंपनी में काम करने वाले लोग ही आपस में डेटा और सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं, हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। तो ये सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण जो है अंतर आपको देखने में। सपोर्ट मल्टीपल यूजर, यहाँ पर आप देखेंगे कि मल्टीपल यूज़र, और मल्टीपल यूज़र का मतलब यहाँ पर आपका लाख और करोड़ में भी लोग हो सकते हैं, जबकि इंट्रानेट का इस्तेमाल लिमिटेड यूज़र्स करते हैं। ये अनसेफ और अनप्रोटेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। तो हो सकता है यहाँ पर ऐसे लोग जो कि गैर सामाजिक और प्रतिबंधित काम, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसे कोई भी काम जो कि समाज को या व्यक्तिगत रूप से किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो भी इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इंटरनेट का इस्तेमाल हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता। इंटरनेट का एक्सेस, इंटरनेट का इस्तेमाल वही व्यक्ति करते हैं जो कि उसके आईडी और पासवर्ड, यानी कि उसके इस्तेमाल के लिए मान्य है, जिनको कि उसकी परमिशन है। इंटरनेट इज ए पब्लिक नेटवर्क विथ मोर ट्रैफिक। इंटरनेट पब्लिक ट्रैफिक है, यहाँ पर आप देखेंगे एक समय में लाखों और करोड़ों लोग एक साथ जुड़े हुए होते हैं, जबकि इंटरनेट क्या है, एक प्राइवेट नेटवर्क है और यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ही लिमिटेड होता है। कैन ट्रांसफ़र अनलिमिटेड डेटा, लेकिन इंटरनेट में आप एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा ही आपस में शेयर कर सकते हैं। इंटरनेट पर कैन बी वाइडली एक्सेस्ड एंड यूज। इंटरनेट का इस्तेमाल आप देख रहे हैं कि विश्व स्तर पर होता है, जबकि इंटरनेट का इस्तेमाल किसी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या एक छोटे संस्था के स्तर पर ही होता है। ज़्यादातर इस पर एम्प्लॉयज़ और वहाँ के जो प्रबंधक होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, उनको ही इस्तेमाल करने की आज़ादी होती है, उनको ही इसका परमिशन होता है। तो हर एक व्यक्ति के पास में आप देखेंगे आईडी और पासवर्ड होता है एक्सेस करने के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पे लिख लेना है, और इसमें आप कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं। आखिरी प्रश्न देखेंगे हम लोग वेरी शॉर्ट से, जो कि 2022 में पूछा गया है,
और इस तरह के प्रश्न मैंने पहले भी डिस्कस किए हुए हैं, तो प्लीज़ आप उनको चेक करिएगा और ये क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं। तो 2022 में जो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप प्लीज़ उनको जरूर रिवाइज कर लीजिए। मैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लग रहे हैं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, चाहे वो शॉर्ट से हो चाहे आपके लॉन्ग आंसर टाइप से, वो भी मैं आपको अपडेट करता हूँ। इन क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लें। इसका PDF अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करिएगा। अभी मैं आपको ईमेल के बारे में छोटा सा एक नोट बता देता हूँ। आपको 50 वर्ड से ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ईमेल क्या है? ईमेल का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। जिस प्रकार से हम अपने वास्तविक जीवन में पहले से जो है चिट्ठी के माध्यम से अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को एक दूसरे के साथ में साझा किया करते थे, इसी तरह से अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी जो हम अब सोच रहे हैं, जो हम जानना चाहते हैं या किसी को कुछ सूचित करना चाहते हैं, वो हम इलेक्ट्रॉनिक मेल के माध्यम से कर सकते हैं। ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसे इंग्लिश में हम लोग ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। एक इंटरनेट के माध्यम से किसी कंप्यूटर या अन्य उपकरण के माध्यम से पत्र भेजने का, यानी कि पत्र बोल सकते हैं, या फिर अपनी जो भी आप सूचनाएं भेजते हैं उसे भेजने का एक तरीका है। एक ईमेल को भेजने के लिए आपको सबसे जो प्रमुख आवश्यकता होती है वो होती है एक ईमेल पते की, यानी कि जिसे हम बोलते हैं ईमेल आईडी। तो अगर आप मुझे कुछ ईमेल करना चाहते हैं तो आपको मुझे मेरे ईमेल आईडी पर वो चीज़ें शेयर करनी पड़ेंगी, और मैं आपको अगर कुछ भेजना चाहूँ तो मुझे आपके ईमेल आईडी की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही साथ एक यूजर नेम और डोमेन नेम। तो एक ईमेल जो है एक यूजर नेम और डोमेन नेम से मिलकर बना होता है। जैसे कि अब मैं लिखता हूँ आपको abc@gmail.com, तो ये ABC आपका यूजर नेम हो गया, और @ के बाद ये जो gmail.com है ये हमारा डोमेन नेम हो गया। ईमेल एक ही समय में एक या एक से अधिक व्यक्तियों के लिए भेजा जा सकता है। ईमेल प्राप्तकर्ता अपनी सुविधा अनुसार ईमेल खाता खोल सकते हैं, कोई भी अकाउंट आप खोल सकते हैं, और संदेश को इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रेषित किया जा सकता है। तो ध्यान रखिए कि ईमेल अकाउंट आप किसी भी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर के साथ में जाकर खोल सकते हैं। ईमेल सर्विस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार में आप जो है एक से ज़्यादा लोगों को ईमेल भी भेज सकते हैं। तो ये काफ़ी सरल और काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है। यहाँ पर आपके पैसे की भी बचत होती है, इसमें कागज़ की भी बर्बादी नहीं होती। तो कहीं ना कहीं ये पर्यावरण को भी जो है दूषित होने से, प्रदूषित होने से बचाता है। तो ईमेल क्या है, किस तरह से इस्तेमाल होता है, इसके बारे में डिटेल में आपको हो सकता है कि सेक्शन सी में प्रश्न आ जाए, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेंगे। इसके बारे में मैंने डिटेल में क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया हुआ, तो उन वीडियोस को भी आप जरूर चेक करें। मिलेंगे इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, जहां पे हम सेक्शन बी और सेक्शन सी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, और क्वेश्चंस जरूर देख लें। PDF के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।